Dear students, today we'll talk about epithelial tissue and its types. First of all, you should know that what is tissue. Life जो है that begins with the cell. As we know that कि cell जो है it is a structural and functional unit of life. तो life starts with the cell. हमारे पास एक सेल है. जब cells combine होते हैं they form tissue. तो we have group of cells. We have group of cells. अब टिश्यू जो टिश्यू है बेटा, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स. कौन से सेल्स? क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि जो सेल्स हैं दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन. जब इन सारे सेल्स का, इन ग्रुप ऑफ सेल्स का स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन सिमिलर है, तब जाके एक क्राइटेरिया बन जाते हैं किसके लिए? टिश्यू के लिए. तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स having similar origin, function and structure. दो सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेल्युलर स्पेस. इस इंटरसेल्युलर स्पेस के अंदर क्या है? सब्सटेंस है. इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेस, और इस स्पेस के अंदर क्या है? सब्सटेंस है. उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर सब्सटेंसेस. along with intercellular substance to perform a specific function that's known as tissue. तो टिश्यू के अंदर सेल्स along with intercellular substance आ जाता है. ठीक, सेल्स का स्ट्रक्चर, उनका ऑरिजिन और फंक्शन सेम होना चाहिए, तब जाके वो कॉल्ड एज टिश्यू. ठीक, जो टिश्यू की जो टर्म है वो किसने दी थी? बायचैट. बायचैट coined the term tissue. Anyone among you tell me if the study of tissue is known as histowork. अब जो टिश्यू हमारे पास आया, इसका ऑरिजिन क्या है? व्हाट इज ऑरिजिन? ऑरिजिन मींस कहां से ये इवॉल्व हुआ है, कहां से जनरेट हुआ है. तो लाइफ बिगिंस विद द सेल. जब हमारे पास क्या आया? फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट ये फ्यूज होके जाइगोट बना. जाइगोट के अंदर क्या होगा? क्लीवेज होगा, तो ब्लास्टो बन जाएगा हमारे पास. तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं. सेल्स क्या होंगे? सेल्स डिफरेंशिएट होंगे इनटू 3 germ layers. 3 germ. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं 3 फंडामेंटल जर्म लेयर्स के अंदर. क्या क्या? एक बनेगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. तो हमारे पास 3 जर्म लेयर्स बने. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन. ये हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में इन डिटेल पढ़ेंगे. फॉर गैस्ट्रुलेशन तो हमारे पास 3 जर्म लेयर्स आए. उसके बाद ये सेल्स फिर से डिफरेंशिएट होंगे इनटू डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स एंड टिश्यूज में. तब जाके ये डिफरेंशिएट होगा. इट विल डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट
सेल टाइप्स या टिश्यूज के अंदर, फिर जाके हमारे पास टिश्यूज बन जाते हैं। ठीक, तो हमारे पास फंडामेंटली 4 किस्म के टिश्यूज होते हैं। हाउ मेनी टिश्यूज? 4 काइंड्स ऑफ टिश्यूज। पहला टिश्यू जो है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड इज मस्कुलर टिश्यू। थर्ड वन इज connective tissue, and fourth one is neural tissue। तो हमारे पास 4 किस्म के टिश्यू बने। अब हम देखते हैं कि जो ये 3 जर्म लेयर्स बनी, इन्हीं से टिश्यू बनते हैं। कौन सा टिश्यू इस जर्म लेयर से बना? तो लेट्स सी। जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट इज द ओनली टिश्यू जो तीनों जर्म लेयर से बना हुआ है। ये एंडोडर्म से भी बना है, एंडोडर्म से भी बना है और मेसोडर्म से भी बना है। एपिडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर से बना हुआ है। उसके बाद जो मस्कुलर टिश्यू है, इट्स डेराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। देन कनेक्टिव टिश्यू अगेन मेसोडर्म से बना हुआ है। Then last one is neural tissue. It is ectodermal in origin. It is ectodermal in origin. ये ectoderm से बना हुआ है। ठीक, नाउ अगर फंक्शन की बात करते हैं तो एपिथेलियल टिश्यू जो है क्या फंक्शन है? फंक्शन भी होगा प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। क्या ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? एनीवन? यस, इट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सक्रीशन। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, फंक्शन क्या होगा? मसल्स, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद हमारे पास आया कनेक्टिव टिश्यू, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज। It also helps in the attachment। ये भी इसका फंक्शन होगा। उसके बाद हमारे पास आया न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का काम क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये थोड़ा सा ब्रीफ था रिगार्डिंग दी टिश्यूज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू। जरा एक क्वेश्चन लिखो। Name the tissue. Name the tissue that is developed from all the 3 germ layers. तो कौन सा टिश्यू है जो सारे जर्म लेयर से बना हुआ है? ऑप्शन 1 एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी न्यूरल टिश्यू, ऑप्शन डी ऑल। क्या है आंसर? आंसर विल बी द एपिथेलियल टिश्यू।
एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू है जो एंडोडर्म से भी बना हुआ है, एंडोडर्म से भी बना हुआ है, एज वेल एज मेसोडर्म से भी बना हुआ है। नाउ एपिथेलियल टिश्यू, जो एपिथेलियल टिश्यू है इट्स आल्सो नोन एज एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियम। जो एपिथेलियम टर्म है कि किसने दी थी भाई? फर्स्ट द टर्म एपिथेलियम was coined by Rush. Rush coined the term epithelium. Epithelium जो है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। टर्म epithelium is derived from two Greek words. दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, एपी एंड थीलियो। एपी का मतलब है अपॉन, थीलियो का मतलब है ग्रोस। टर्म epithelium is derived from two Greek words, epi and thilio. Epi means upon and thilio means grow. यानी ये वो टिश्यू है जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो करता है। It grows on another tissue. Means tissue that grows on another tissue, that grows on another tissue। क्या हम कह सकते हैं कि it grows on the basement membrane। ठीक, उसी बात जो एपिथेलियल टिश्यू है ये पहला टिश्यू है जो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हुआ है। द फर्स्ट टिश्यू दैट डेवलप्स इन द एम्ब्रियो दैट द एपिथेलियल टिश्यू। सबसे पहला टिश्यू जो है जो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हुआ है दैट इज द एपिथेलियल टिश्यू। नोट डाउन, फर्स्ट टिश्यू that develops in embryo, मुझे ये बोलो कि किंगडम एनिमिलिया के अंदर सबसे पहला टिश्यू कौन सा इवॉल्व हुआ होगा? Which tissue evolved first in kingdom Animalia? Anyone? Out of these four: epithelial, connective, neural, and muscular. That is the epithelial tissue, and is the first tissue, that evolved in kingdom Animalia. एनिमल डाइवर्सिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा। मुझे ये बोलो कि टिश्यू जो है सबसे पहले किस फॉर्म के अंदर आया? जब हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं पहले आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ये बोलो कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किस फॉर्म में आया? आंसर इज सेलिन ट्रेट्स। ठीक, अब जो एपिथेलियल टिश्यू जो है या एपिथेलियम है इसमें जो सेल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कंटिन्यूअस शीट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि इट कंसिस्ट ऑफ सेल्स अरेंज्ड in continuous sheets like this। ये एक सेल है, आगे एक और सेल होगी इस तरह, इसके बाद आगे एक और सेल होगी। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कंटिन्यूअस शीट जैसा होता है। या ये सिंगल लेयर होगा या मल्टीपल लेयर होगा, या इस तरह एक लेयर होगा या इसके ऊपर इस तरह एक और लेयर होगी। ठीक, इट कैन बी ईदर सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एपिथेलियम। एपिथेलियम जो है कैसे होता है?
स्ट्रक्चर ऑफ इपिथेलियम। तो इपिथेलियम में सबसे पहला जो होगा दैट इज द एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस, ये हमारे पास क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? एपिकल सरफेस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस जो है इट फेस टुवर्ड द एक्सटर्नल सरफेस। जो बाहर की ओर सरफेस होगी उसके ओर इसका फेस होगा, क्योंकि इट फॉर्म्स कवरिंग्स एंड लाइनिंग्स ऑफ द बॉडी। ठीक, आउटर पार्ट, या अगर इंटरनल ऑर्गन होगा इसका फेस बॉडी कैविटीज की ओर होगा। सपोज ये है हमारे पास ब्लड वेसल, दिस इज ब्लड वेसल। ठीक, ब्लड वेसल जो है इट्स लाइन्ड बाय सीक्वेंस एपिथेलियम ऑन द इनर साइड। ये है एपिथेलियल टिश्यू। जो इसका एपिकल सरफेस है, दिस इज एपिकल सरफेस। इसका फेस किस ओर है? इसका फेस टुवर्ड्स द ल्यूमन। ठीक, वो एपिकल सरफेस इट फेस टुवर्ड्स एक्सटर्नल सरफेस, फेस टुवर्ड्स एपिकल सरफेस या बॉडी कैविटी या बॉडी लिम्ब। जो एपिकल सरफेस है, इस एपिकल सरफेस के ऊपर इस तरह सीधे होगा या माइक्रोवेलाई होते हैं। ठीक, माइक्रोवेलाई क्या है? माइक्रोवेलाई। सपोज ये हमारे पास एक एपिथेलियम। ठीक, इस एपिथेलियम में जो एपिकल सरफेस है इस तरह यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोसेस होता है, माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोसेस, उन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोवेलाई। माइन्यूट फिंगर लाइक प्रोसेसेस आर नोन एज माइक्रोवेलाई। इस माइक्रोवेलाई का काम क्या होगा? इनका काम होगा सरफेस एरिया को बढ़ाना, तो इंक्रीज सरफेस एरिया। किसके लिए? फॉर एब्जॉर्प्शन, फॉर एब्जॉर्प्शन। इसी तरह सीलिया भी एपिकल सरफेस के ऊपर होगा, that also helps in the movement। या स्टीरोसीलिया। स्टीरोसीलिया क्या है? लॉन्ग नॉन मोटाइल प्रोसेसेस। लॉन्ग, इसी तरह ये भी लॉन्ग नॉन मोटाइल प्रोसेस होते हैं। ये हम एपिडाइडिमस के अंदर देखते हैं, ये हम वाल डिफरेंस के अंदर देखते हैं, ये हम ऑर्गन ऑफ कॉटई के अंदर देखते हैं। ऑर्गन ऑफ कॉटई इंटरनल एयर का स्ट्रक्चर में आता है। ठीक, तो इट्स फाउंड इन एपिडाइडिमस, वाल डिफरेंस एंड ऑर्गन ऑफ कॉटई। क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि स्टीरोसीलिया इज प्रेजेंट इन एपिडाइडिमस, वहां पे एक क्वेश्चन होगा, तो आंसर इज एपिडाइडिमस। या वाल डिफरेंस के अंदर भी होगा और ऑर्गन ऑफ कॉटई के अंदर भी ये पाया जाता है। इतना समझ आया? उसके बाद सेकंड इज लेटरल सरफेस। सेकंड इज लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस मींस साइड का जो एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस। अगर ये एक एपिकल एपिथेलियम है, दूसरी साइड एक और सेल है, या एक और सेल, जो साइड एरिया जो है लेफ्ट राइट साइड जो है उसी को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस। इस लेटरल सरफेस के अंदर बहुत सारे सेल जंक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये जो सेल्स होते हैं ये क्रैक हो जाते हैं। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिगर या सेल जंक्शंस। ठीक, मैं यहां से बताता हूं। सपोज ये है हमारे पास एक एपिथेलियम, ये दूसरा एपिथेलियम। ठीक, एपिकल सरफेस की इस तरह क्या होते हैं? यहाँ पे सेल जंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे सेल जंक्शंस तीन तरह के हमें मिलते हैं। लेटरल सरफेस के अंदर सेल जंक्शंस मौजूद होते हैं, लाइक टाइट जंक्शन, adhering junction and gap junction।
टाइट जंक्शन का मतलब क्या है? जो दो सेल्स को टाइटली बांध के रखता है। इट कीप्स द टू सेल्स वेरी क्लोज पैक्ड। अब समझिए एक सेल है, दो सेल है, तो ये इससे कनेक्ट होंगे, दे आर क्लोज पैक्ड। किस वजह से ये क्लोज पैक्ड है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टाइट जंक्शंस। तो इस तरह यहाँ पे टाइट जंक्शंस होंगे। इनका काम क्या है? टाइट जंक्शंस का काम है टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस, टू स्टॉप leakage of substances across the tissue। जो टाइट जंक्शन है, टाइट जंक्शन प्रोटीन से बना हुआ है। उस प्रोटीन का नाम क्या है? ऑक्लूडिन एंड क्लैडिन्स। मैं ये यहां पे लिखता हूं, टाइट जंक्शन इज फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन्स क्लैडिन एंड ऑक्लूडिन। ये दो प्रोटीन्स का नाम है जिनसे टाइट जंक्शन बना हुआ है। उसके बाद एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन की मदद से जो दो नेबरिंग सेल्स हैं, वो आपस में जुड़ के रहते हैं। इट वर्क्स लाइक ए सीमेंट। इट वर्क्स लाइक ए सीमेंट। राइट डाउन, कीप नेबरिंग सेल्स cemented together। जिस तरह हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग में हमें किस चीज की जरूरत होती है? ब्रिक्स की जरूरत होती है, ठीक, ईंटें। तो हम क्या करते हैं, एक ब्रिक यहाँ रखा, उसको हम दूसरी ब्रिक रखते हैं, तो दो ब्रिक्स के बीच में हम क्या डालते हैं? सीमेंट, ताकि ये आपस में टाइटली बंद हो, क्लोजली पैक्ड हो। तो किसकी वजह से बंद रहता है? ये सीमेंट की वजह से। सेम जो एडहेरिंग जंक्शन है, वही इसका काम है। इट एक्ट एज ए सीमेंट बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स। और उसके बाद गैप जंक्शंस। गैप मींस वहां पे कुछ स्पेस है। गैप जंक्शन की वजह से क्या होगा? सपोज ये एक सेल है, दूसरी सेल है, जो दो सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है, इन साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। इट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ टू नेबरिंग सेल्स। क्यों इसने दो सेल्स को कनेक्ट किया साइटोप्लाज्म को? ताकि वहां से इजी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट हो पाए। इट अलाउज इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन टू सेल्स। जो गैप जंक्शन है, ये किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। उस प्रोटीन का नाम क्या है? गैप जंक्शन is formed of protein known as collagen proteins। ऑन द बेड एग्जाम्स में पूछा जाता है बेटा, लाइक NSEJS, कि गैप जंक्शन किस प्रोटीन से बना हुआ है, या टाइट जंक्शन किस प्रोटीन से बना हुआ है। मैथ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो टाइट जंक्शन कोलेजन एंड ऑक्सीजन प्रोटीन से बना हुआ है, और गैप जंक्शन जो है ये किससे बना हुआ है? कोलेजन से बना हुआ है, ठीक। उसके बाद लेटरल सरफेस, ठीक। उसके बाद है बेसल सरफेस, लोअर वाला ये। Third one is basal surface। This is the basal surface। इस जो बेसल सरफेस होता है, ये रेस्ट करता है किस पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। उसके बाद हमारे पास आया बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट देखो, दिस द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ये एक थिन एक्स्ट्रासेलुलर लेयर होता है। थिन एक्स्ट्रासेलुलर लेयर जिसके ऊपर क्या रहता है? एपिथेलियल टिश्यू। It provides support and attachment to the epithelium. What is the basement membrane? The thin
एक्स्ट्रा सेलुलर लेयर, जिसके अंदर दो लेयर्स है, वन इज बेसल लैमिना एंड रेटिकुलर लैमिना। कितने लेयर्स हैं बेटा इसके अंदर? दो। ठीक है, बेसल लैमिना एंड रेटिकुलर लैमिना, these two layers। बेसल लैमिना जो है it serves as a point of attachment। जो epithelial टिश्यू है it lies on the basal lamina। जो ये लेयर होता है बेसल लैमिना, it's secreted by the epithelial cell। it's secreted by, पहला पॉइंट में लिखोगे secreted by epithelial cell itself। किस चीज से बना हुआ है? ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। इट्स फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द ओवरलाइंग लेयर। जो एपिथेलियल लेयर जो है, जो इसके ऊपर रेस्ट करता है, उस लेयर को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड्स सपोर्ट टू ओवरलाइंग लेयर। ठीक, उसके बाद दूसरी लेयर है रेटिकुलर लैमिना। रेटिकुलर लैमिना जो है ये कोलेजन प्रोटीन से बना हुआ है, फॉर्म ऑफ कंसिस्ट ऑफ कोलेजन प्रोटीन। अगर हम ओवरऑल बेसल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये है बेसल मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन कि क्या क्या फंक्शंस है? पहला फंक्शन ये है कि इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, दूसरा इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, तीसरा इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। तो फंक्शंस क्या हैं बेसल मेम्ब्रेन के? पहला सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, इलास्टिसिटी एंड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। देखो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस मैंने क्यों कहा? जो कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। उसके बाद क्या? बेसल मेम्ब्रेन, उसके बाद है एपिथेलियम। तो एपिथेलियम टिश्यू जो है इट्स एवेस्कुलर। एपिथेलियम टिश्यू इज एवेस्कुलर। यहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं होते, ब्लड वेसल्स इसके अंदर नहीं होते हैं। ठीक, नर्व मौजूद हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ नर्व बट नॉट ब्लड वेसल्स। ठीक, ब्लड वेसल्स इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली अप टू द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब एपिकल सरफेस या एपिथेलियल टिश्यू को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स फॉर सर्वाइवल। न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ट्रांसपोर्ट ब्लड की मदद होगा, तो यहां तक कैरी होगा सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स। तो उसके बाद एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, exchange of food between the connective tissue and this epithelium that occurs via diffusion। तो यहाँ पे सब्सटेंस जो है, जो फूड होगा, न्यूट्रिएंट जो होंगे वो डिफ्यूजन के जरिए एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंचेंगे। ठीक, इसलिए मैंने बोला जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। नाउ इतना समझ आया? उसके बाद लिखो फीचर्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की क्या क्या फीचर्स है? पहला, सेल जो है दे आर क्लोज पैक्ड। पहला ये है कि सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, they are held together by means of cell junctions। ठीक, दिस इज वन सेल, एक और सेल, ये आपसे क्लोज पैक्ड है। अगर दो सेल्स क्लोज पैक्ड है, क्या इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा या कम होगा? Intercellular space, the space between the two cells, that's very very less। Second point is they have little intercellular space, ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेस है, तो यहाँ पे सब्सटेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट ब्लड की मदद होगा, तो यहाँ पे
सेल्यूलर स्पेस, ठीक, बिटवीन एडजेसेंट मेम्ब्रेन्स। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा ये है कि इट फॉर्म्स कवरिंग्स एंड लाइनिंग्स ऑफ द बॉडी। इट फॉर्म कवरिंग्स एंड लाइनिंग्स ऑफ द बॉडी, ठीक। तो बॉडी की कवरिंग मीन्स जो स्किन है, दिस इज द एपिथेलियल टिश्यू, ठीक। तो यहाँ पे चांस ऑफ डैमेज क्या है? ज्यादा। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है दे गेट डिस्ट्रॉयड वेरी इजीली। सपोज अगर एक हमारे पास टिश्यू है, ये यहाँ पे सिगरेट लगा, टिश्यू क्या होगा? डैमेज। तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज नहीं होते, विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये हील अप हो जाते हैं। हील अप क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पावर ऑफ रिजेनरेशन बहुत ही ज्यादा होता है। दे हैव हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन, ठीक। पॉइंट नंबर 4, टिश्यू get is damaged, it also has a high regenerative power, ठीक। पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट इज दैट इट इज एवेस्कुलर। एवेस्कुलर का मतलब ये है कि एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, दैट इज लेक ऑफ ब्लड वेसल्स। तो एक्सचेंज सब्सटेंस किस तरह होगा? बाय डिफिजन। तो एक्सचेंज ऑफ substances between connective tissue and epithelium occur via diffusion। वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा। कनेक्टिव टिश्यू और या एपिथेलियम के बीच में जो सब्सटेंस का जो एक्सचेंज होगा that occurs with the help of diffusion, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज neural supply is present। Blood is absent, neural is present। It always rests on the basement membrane, उसके बाद 8th point is that it has a polarity। Polarity का मतलब ये है कि it has apical surface, lateral surface and the basement membrane। So it shows the polarity। Next point ये लिखो कि it rests on the basement membrane, it grows upon another tissue, but it's never covered by another tissue। एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर कोई और टिश्यू नहीं होगा। It's not covered by another tissue। इसके ऊपर कोई दूसरा टिश्यू नहीं होगा। तो जो इसका सरफेस होगा क्या वो क्लोज्ड होगा या फ्री होगा? It is not covered by another tissue, so it has a free surface। ओके, अब मुझे बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बोलो कि अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप बोलो कि नेम द टिश्यू दैट grows on another tissue। Question is tissue that grows on another tissue।
is option A, neural tissue, option B, connective tissue, option C, muscular tissue, option D, epithelial tissue. तो what will be the answer? आंसर हमारे पास आएगा epithelial tissue. ठीक, इतना समझ आया? उसी बात, name the tissue that has a nerve impulse, but do not have blood vessels. nerve impulse है, blood vessels नहीं है, वो कौन सा टिश्यू है? That's the epithelial tissue. अगला क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, which shows excitability. वो कौन सा टिश्यू है जिस टिश्यू के अंदर एक्साइटेबिलिटी देखने को मिलती है? ऑप्शन ए, epithelial tissue, option B, connective tissue, option C, neural tissue, option D, muscular tissue. ठीक, 1 A and B. Second option is A, B, C. Option C, A, C, D. Option 4, C and D. Which among the following tissue shows excitability? So answer is fourth one, C and D. Muscular tissue and neural tissue are those tissue that show excitability. यानी कि किसी भी स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करते हैं. ठीक, नाउ अब हम पढ़ते हैं कि epithelial टिश्यू के कितने टाइप्स हैं. तो epithelial टिश्यू कवरिंग्स एंड लाइनिंग के बेस पे डिवाइड करेंगे, कवरिंग्स एंड लाइनिंग. और दूसरा होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इट विल फॉर्म द ग्लैंड्स. ठीक, यहाँ से ग्लैंड्स होंगे. कवरिंग्स और लाइनिंग के बेस पे epithelial टिश्यू के दो टाइप्स हैं. वन इज simple epithelial tissue and compound epithelial tissue. तो फिर सिंपल epithelial tissue के अंदर तीन टाइप्स आएंगे, स्क्वैमस epithelium, columnar epithelium and cuboidal epithelium. उसके बाद columnar और cuboidal जो है इनके ऊपर सिलिया मौजूद होगा, तब जाके हमारे पास एक और आ जाता है, दैट इज सिलेटेड epithelium और सीडोस्ट्रेटिफाइड. कंपाउंड के अंदर दो आएंगे, वन इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम यानी यूरोथेलियम और यूरोथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो ऑन द बेस ऑफ सुपरफिशियल सेल्स जो हैं उनकी शेप क्या होगी, ऑन दैट बेसिस फिर हम देखते हैं स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर. और स्क्वैमस के अंदर फिर देखेंगे कि केराटिन मौजूद है या नहीं है. ऑन दैट बेसिस इसके दो टाइप्स हैं,
keratinized squamous stratified epithelium and non keratinized stratified squamous epithelium. ठीक. Now let's start with the simple epithelial tissue. इतना समझ आया? Write down simple epithelium tissue. Simple epithelium. Simple epithelium को हम बोलते हैं यूनिलेयर epithelium, also known as unilayered epithelium. तो सिंपल epithelium के अंदर जो सेल्स होते हैं एक लेयर होगा. ठीक. It consists of single layer of cells. It consists of single layer of cells. सेल्स की एक लेयर होगी कंटिन्यूअस शीट के फॉर्म में. सिंगल लेयर ऑफ सेल्स जो डायरेक्टली किसके ऊपर होगा? दैट डायरेक्टली रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट डायरेक्टली rests on basement membrane. ठीक. तो एक लेयर होगा. ये हम यूजुअली कहाँ पे देखते हैं? बॉडी कैविटीज के अंदर. इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज एंड डक्ट्स. तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के फंक्शंस क्या होंगे? secretion, absorption, diffusion and filtration में इनका काम होगा. ठीक. तो फिर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हम डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स में ऑन द बेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ सेल. ठीक. ऑन द बेस ऑफ modification of cell. तो इसे कितने टाइप्स हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम. तो फर्स्ट वी विल गो विद द सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. Simple means single layer of cells होगा. Squamous, it consists of thread cells. It consists of single layer of thread cells. ठीक. सेल्स जो हैं, cells are arranged like floor tiles. ठीक. क्यों दिख रहा है? thread cells होती. ठीक. इस तरह जिस तरह हम घर में टाइल्स लगाते हैं तो इसी तरह इनका अरेंजमेंट भी होता है. फ्लोर सेल्स आर अरेंज्ड लाइक फ्लोर टाइल्स. इसलिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? इट्स नोन एज पेवमेंट एपिथेलियम. पेवमेंट एपिथेलियम और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होगा. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल. प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेल. जो सेल का जो मेम्ब्रेन होगा दैट इज थिन. सेल्स जो है वो थिन होंगी. सेल्स आर थिन. थिन क्यों है? ताकि यहां से इजीली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस होगा. ठीक. Cells are thin. It allows rapid passage of substances. तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाते हैं. It forms the diffusion boundary.
diffusion boundary. Diffusion means movement of substance from high concentration to low concentration without the utilization of energy. ठीक, एक टाइप से प्रोसेस है. ठीक, तो it forms the diffusion boundary. जो सिंपल स्कीमेटिक इक्विलिब्रियम है, ये हम कहाँ देखते हैं? लोकेशन is found in Bowman's capsule, endothelium. What's endothelium? Endothelium is the blood squamous epithelium of blood vessel. ठीक, endothelium, thin part of lobe of Henle and alveoli of lungs. And alveoli of lungs. ठीक, तो याद कैसे रखोगे? तो इसके शॉर्ट कोड रखोगे बेटा. B for Bowman's capsule, E for endothelium, T for thin part of lobe of Henle and A is alveoli of lungs. ठीक, यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे. एक है यहाँ पे एंडोथीलियम. क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बेटा कि व्हाट इज एंडोथीलियम? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड वेसल. एंडोथीलियम, सिंपल squamous epithelium of blood vessel. Mesothelium, mesothelium किसको बोलेंगे बेटा? Mesothelium is squamous epithelium of coelom. ठीक, फर्स्ट इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, फ्लैट सेल्स. ठीक, डायरेक्टली लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन. सेल्स आर अरेंज्ड लाइक फोर टाइल्स, इसलिए हम बोलते हैं पेमेंट एपिथेलियम. न्यूक्लियस सेंटर के अंदर मौजूद है. ठीक, सेल्स जो है वो थिन होते हैं ताकि डिफ्यूजन बाउंड्री बना सके, वहां से इजीली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस हो पाएगा. Example is Bowman's capsule, endothelium, lobe of Henle, and alveoli of lungs. This is simple squamous epithelium. Then second is simple cuboidal epithelium. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. इसमें जो सेल्स होंगी उनकी शेप क्या होगी? क्यूब शेप. सेल्स आर क्यूब लाइक. इस तरह सेल्स की जो शेप है वो किस तरह होगा? इट लुक्स लाइक ए क्यूब. न्यूक्लियस जो होगा, यहाँ पे एक राउंड न्यूक्लियस जो होगा is located in the center of the cell. Rounded nucleus in center. अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो एपिकल सरफेस है, अगर उस एपिकल सरफेस पे माइक्रोविले मौजूद है, if there is the presence of माइक्रोविले, माइक्रोविले जो है इसकी वजह से ये पूर्ण शेप प्रोवाइड करते हैं. ब्रश बॉर्डर epithelium. ठीक, it gives the appearance of brush bordered epithelium. इस सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम को हम एक और नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियम. क्या पता बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम. तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज आल्सो नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम. जर्मिनल मींस गोनेड्स. गोनेड्स के अंदर क्यूबॉइडल सेल्स मौजूद होते हैं, वो मॉलिक्यूल डिवाइड होके स्पर्म और एग बनाते हैं. ठीक, क्यूबॉइडल सेल्स आर प्रेजेंट इन गोनेड्स. मेल gonad is testes, female gonad is ovaries. These cells divide
mitotically perform male and female gamete. रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में जर्मिनल इफिथिलियम का वर्ड यूज होता है। दैट मीन्स कौन सा टिश्यू है? दैट इज इक्विबोडल इफिथिलियम। ठीक, तो काम क्या होगा इसका? सिक्रीशन, इट हैव्स सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और गैमेट फॉर्मेशन एंड गैमेट फॉर्मेशन। Secretion, absorption, gamete formation. Now, इस जर्मिनल एपिथेलियम जो है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? लोकेशन, location of location of germinal epithelium. लेंस, एक क्या होगा लेंस के अंदर, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, ओवरीज एंड टेस्टिस, ओवरीज एंड टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड के अंदर ये होगा थायराइड ग्लैंड, एक्ने सेल्स ऑफ पैंक्रियास। ठीक, तो इनके अंदर हम क्या देखें? जर्मिनल एपिथेलियम। तो याद कैसे रखोगे? याद रखने के लिए आप कोड लाओ कोटा। लाओ मीन्स लेंस, इसके अलावा ये आयरिस में भी मौजूद होगा। के फॉर किडनी ट्यूब्यूल्स, ओ फॉर ओवरीज, टी फॉर testes, thyroid gland and A for acne cells of pancreas. ठीक, उसके बाद थर्ड वन इज सिंपल columnar epithelium. Simple columnar epithelium. Simple columnar epithelium के अंदर जो सेल्स होते हैं वो पैनल लाइक होते हैं। cells are pillar like, that is tall and slender. ठीक, इस तरह टॉल होंगे, उनकी लेंथ ज्यादा होगी, विड्थ कम होगी। लेंथ इज मोर, विड्थ इज लेस। लेंथ मोर, विड्थ लेस, कॉलम जैसे ये देख रहे हैं। ठीक, जो न्यूक्लियस होगा, लेट्स लुक एट द बेस। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ सेल। ठीक, दिस द कॉलमनर एपिथेलियम। तो कॉलमनर एपिथेलियम का जो फंक्शन है दैट इज सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इसका रोल है। ठीक, नाउ दो चीजें, जो कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये हम स्टमक के अंदर भी देखते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर भी देखते हैं। इंटेस्टाइन और स्टमक का जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसके अंदर गॉबलेट सेल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? गॉबलेट सेल्स। वो गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूक्स, दैट सीक्रेट्स म्यूक्स, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? म्यूक्स मेम्ब्रेन। ठीक, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, columnar cells of stomach, columnar cells of stomach and intestine have goblet cells. इनका काम क्या है? secretion of mucus, hence known as mucus, hence known as mucus membrane. ठीक, तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम हम कहां कहां देखते हैं? ठीक,
लोकेशन, brain intestine, gallbladder, stomach, anal part of animal किसका पार्ट है बेटा? इट्स अ पार्ट ऑफ टूथ। ठीक, उसके अलावा कॉर्नर एपिथेलियम हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी देते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक, तो लोकेशन कैसे याद रखोगे? उसके लिए आप कोड याद रखोगे, बिग सर, B for brain, I for intestine, G for gallbladder, S for stomach, I for inner part of animal, R for respiratory tract। ठीक, उसके बाद कुछ कॉलमनर और क्यूबिटल सेल जो है दे बिकम स्पेशलाइज्ड, उनका जो एपिकल सरफेस है उनके ऊपर क्या मौजूद होता है? सीलिया। ठीक, कुछ सम क्यूबिटल एंड कॉर्नर सेल्स के ऊपर सीलिया मौजूद होता है एंड दो सेल्स आर नोन एज सीलेटेड सेल्स। अगर कॉर्नर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया मौजूद होगा तो वही कॉल्ड एज सीलेटेड कॉर्नर एपिथेलियम। अगर क्यूबिटल सेल के ऊपर सीलिया मौजूद होगा तो वही कॉल्ड एज सीलेटेड क्यूबिटल एपिथेलियम। ठीक, राइट, सीलेटेड एपिथेलियम। Ciliated epithelium, some columnar and cubital cells, have cilia on their surface, known as columnar ciliated and cubital ciliated cells। ठीक, तो ciliated epithelium जो है ये हम कहाँ देखते हैं? ठीक, ciliated epithelium, इनकी लोकेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम देखते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसके अलावा फ्लैपियन ट्यूब, फ्लैपियन ट्यूब का तो हम क्या बेटा? ओडक्ट। ठीक, उसके अलावा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी। ठीक, सीलिया का काम क्या है? इट हेल्प्स इन द मूवमेंट। ठीक, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस होता है उसकी मूवमेंट जो है, उसके जो सीलियर एपिथेलियम जो है, सीलिया जो है दैट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस। ठीक, तो मूवमेंट ऑफ म्यूकस, सीलिया हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ म्यूकस टुवर्ड्स फेरिंक्स। ठीक, फिलिपिन ट्यूब में सीलिया का काम क्या है? मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte और zygote टुवर्ड्स यूटेरस। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या बेटा? फिलिपिन ट्यूब। ठीक, तो फिलिपिन ट्यूब में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना उसको क्या करना है? इम्प्लांट करना है। यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होगा तो मूवमेंट जो होगी जाइगोट की टुवर्ड द यूट्रस वो किसकी वजह से होगा? दैट अकर्स बिकॉज़ ऑफ द सीलिया। देन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं?
दीज आर द केविटीज ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो केविटीज होते हैं उन केविटीज को हम क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल्स। ठीक, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ cerebrospinal fluid. उसके बाद nephron of kidney. It helps in the passage of urine. It helps in the passage of urine. This is ciliated epithelium. उसके बाद एक और epithelium है, that is pseudostratified epithelium. Pseudostratified epithelium. देखो, pseudo word means false and stratified means layers. As the name suggests that it has a false layers. ठीक, pseudostratified epithelium ये unilayered होता है. It consists of single layer of cells, लेकिन they appear multi-layered. ठीक, इसलिए हम बोलते हैं pseudostratified. Pseudo means false. ठीक, cells are unilayered but appeared as multi-layered. जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस. ठीक, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस. ठीक, ये हम कहाँ देखते हैं, ट्राकिया के अंदर. इट्स प्रेजेंट इन द ट्राकिया. सेल्स आर नॉट ए मल्टीपल लेयर्स, ये सिंगल लेयर है, बट इट अपीयर्स मल्टी लेयर. न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है एट डिफरेंट लोकेशंस, एट डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक, तो ये हम कहाँ देखते हैं, ट्राकिया के अंदर. दिस ऑल अबाउट सिंपल एपिथेलियम. उसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम में हम क्या देते हैं, प्रेजेंस ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. वो यूनिलेयर था, एक ही लेयर थी. ठीक, जो कंपाउंड एपिथेलियम है यहाँ पे हमें बहुत सारे लेयर्स मिलते हैं. इट्स मल्टी लेयर. यहाँ सिर्फ एक ही लेयर, इट्स मल्टी लेयर. ठीक, कंपाउंड एपिथेलियम इज मल्टी लेयर. It consists of 2 or more layers. ठीक, प्राइम गोल क्या होगा, इसका प्राइम गोल होगा प्रोटेक्शन, क्योंकि it consists of many layers. ठीक, it's durable, it lasts for long time and helps in protection. Protection इसका मेन फंक्शन होगा. ठीक, so it will provide the protection to the internal organs from mechanical stress as well as chemical stress. ये chemical stress और mechanical stress से internal organs को protect करते हैं. ठीक, because it is multi layer. तो with stretching ability इसके बेस पे, on the basis of stretching ability, compound epithelium जो है it has 2 types. It has 2 types. क्या? One is
transitional epithelium and second is stratified epithelium. Stratified epithelium. So compound epithelium के दो टाइप्स हैं. One is transitional or urothelium. Second is stratified epithelium. So transitional. First we will talk about transitional epithelium. Transitional देखो ट्रांजिशनल epithelium को हम बोलते हैं यूरोथेलियम, also known as यूरोथेलियम. क्या बोलते हैं बेटा? It's also known as यूरोथेलियम. जो सेल्स होते हैं यहाँ पे सेल्स 4-6 लेयर्स में अरेंज होते हैं. सेल्स आर अरेंज्ड in 4-6 लेयर्स. ठीक, इस तरह यहाँ मतलब 1 layer, second layer, third, 4th, 5th, 6th, 4-6 layers of cells. ठीक, जो इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, epithelial tissue grows on another tissue, that's the basement membrane. It grows on the basement membrane. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा वो थिन होगा. बेसमेंट मेम्ब्रेन इज थिन. ठीक, अगर रेस्टिंग फेज में होगा, रेस्टिंग अगर स्ट्रेच नहीं हुआ होगा, इफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज इन रेस्टिंग फेज, शेप ऑफ सेल जो होगा, शेप ऑफ सेल्स डिफरेंट होगा. शेप ऑफ सेल्स डिफरेंट होगा. तो मैंने क्या बोला कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर 4-6 लेयर्स हैं, 4 to 6 लेयर्स. तो लेयर्स क्या होंगे? आउटर, इनर एंड आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर. तो हमारे पास 3 लेयर्स हैं, मिडिल लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. जो आउटर लेयर की जो सेल्स होंगे, आउटर लेयर बाहर से जो लेयर होगी उसकी जो शेप होंगे, उन सेल्स की जो शेप है दैट इज ओवल शेप्स, दैट विल बी ओवल शेप. जो बीच में सेल्स होंगे उनकी शेप क्या होगी? पेयर शेप. ठीक, जो अंदर से होंगे, इनर मोस्ट लेयर, या वो कॉर्नर होगा, कॉर्नर शेप, या इट वेरीज फ्रॉम क्यूबॉइडल टू कॉर्नर शेप. ठीक, जब यही टिश्यू, जब ट्रांजिशनल एपिथेलियम स्ट्रेच होगा तब जाके सारे सेल्स फ्लैट होंगे. ऑल सेल्स बिकम फ्लैट. ठीक, तो क्या लिखेंगे? व्हेन टिश्यू इज स्ट्रेचड, व्हेन टिश्यू इज स्ट्रेचड, all cells get flattened. सारे सेल्स क्या होंगे? फ्लैटेड होंगे. ठीक, जो ऑर्डर मोस्ट लेयर होंगे, जो ऑर्डर सेल जो होगी, ऑर्डर सेल वो किससे बनी होगी? दैट्स फॉर्म्ड ऑफ थिन क्यूटिकल. ऑर्डर सेल इज फॉर्म्ड ऑफ थिन क्यूटिकल, जिसकी वजह से ये वाटरप्रूफ बन जाता है. इट इज वाटरप्रूफ. ठीक, ऑर्डर सेल ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज वाटरप्रूफ बिकॉज ऑफ क्यूटिकल. क्यूटिकल की वजह से वो वाटरप्रूफ बन जाता है. ठीक, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? यूरोथेलियम. दैट मींस इट दिस टिश्यू इज एसोसिएटेड विद द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. तो लोकेशन क्या होगी? रेनल pelvis. Renal is associated with the kidney. Ureter में होगा, ठीक, ureter and urinary bladder. जो urinary bladder है, it can accommodate some amount of urine. उस यूरिन की वजह से urinary bladder क्या होगा? Stretch होगा. This stretching is because of the transitional epithelium.
ओके, तो पहला टिश्यू क्या था, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, आल्सो यूरोथेलियम। इसमें जो सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं 4-6 लेयर्स में, बेसमेंट मेम्ब्रेन इनका थिन होगा, ठीक। तो अगर रेस्टिंग फेज में है तो सेल का जो शेप है वो वेरी होगा, ठीक, डिफरेंट होगा। अगर स्ट्रेच फॉर्म में है तब जाके सारी सेल्स फ्लैटन हो जाती है, ठीक। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड मींस मल्टीपल लेयर्स, ठीक। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ cells, means epithelial cells are arranged in multiple layers. डीप लेयर, ऊपर पे क्या होगा, सुपरफिशियल लेयर। इस सुपरफिशियल लेयर के अंदर क्या होंगे, सेल्स, उनकी क्या शेप होगी। ऑन दैट बेसिस stratified epithelium has 3 types. On the basis of shape of cells and superficial layer. Superficial layer means top layer of the cell. तो इसके अंदर पहले क्या आएगा, stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium. Squamous epithelium जब हम पढ़ते थे तो उनकी शेप क्या थी, फ्लैट लाइक। सेल्स इन सुपरफिशियल लेयर और फ्लैट सेल्स, ठीक। तो एपिकल लेयर क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल्स, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सेल्स। जो डीप लेयर्स हैं, ये वाले सेल्स, जो डीप लेयर के अंदर जो सेल्स होंगे या वो कॉर्नर शेप होंगे या अंगर शेप क्यूबॉइडल होगा। इन डीप लेयर shape of cell varies from cuboidal to columnar, ठीक। डीप सेल्स मॉडरेटली डिवाइड होते हैं और वहां पे नए सेल्स बनते हैं। डीप सेल्स divide mitotically to form new cells, ठीक। जब न्यू सेल बने, डीप सेल्स यहाँ पे नए सेल बने, जब नए सेल बने तो उसके बाद जो यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स थे बेस लेयर के अंदर, उनको एपिकल लेयर की ओर पुश किया जाता है। दे आर पुश्ड upwards towards the apical surface, ठीक। जब ये upward मूव होगा तो it will move away from the blood supply. ब्लड सप्लाई कम होगा तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, जब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे तब जाके सेल्स डिहाइड्रेट होंगे, श्रिंकन होंगे और फाइनली डाई होते हैं, ठीक। लिखो, एज न्यू सेल्स ग्रो, cells of basal layer are pushed upwards towards apical layer as they move
far away from blood vessels, they dehydrate, shrink and उसके बाद ये डाई हो जाते हैं। ठीक, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के दो टाइप्स हैं। वन इज इट्स ऑफ टू टाइप्स। वन इज keratinized stratified squamous epithelium, and second is non keratinized squamous stratified squamous epithelium। ठीक, तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो सुपरफिशियल लेयर जो होगा वहां का जो साइटोप्लाज्म है वो लूज होगा, दे लॉस देयर साइटोप्लाज्म, वहां पे केराटिन प्रोटीन की डिपॉजिशन होगी। ठीक, तो इन केस ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम देयर अकर्स द डिपॉजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन, जिसकी वजह से इट बिकम हार्ड and waterproof, तो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम हम कहाँ देखते हैं? इट्स फाउंड इन नेल्स, एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड हियर। क्वेश्चन बेटा बहुत बार पूछा गया है कि केराटिन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन एपिडर्मिस ऑफ स्किन, हियर एंड नेल्स। जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वहां पे केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन नहीं होगी, देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ केराटिन प्रोटीन इज नॉट डिपॉजिटेड। यहाँ पे केराटिन प्रोटीन की डिपोजिशन नहीं होगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इट्स नोन एज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। इट प्रोवाइड्स मॉडरेट प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होगा। ठीक, तो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड का हम देखते हैं, इट्स फाउंड इन फैरिंक्स, इसोफेगस आल्सो नोन एज वुड पाइप। ठीक, और लाइनिंग ऑफ कॉर्निया, लाइनिंग ऑफ कॉर्निया। ठीक, इसके बाद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के कितने टाइप्स हैं? तीन। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, second is stratified cuboidal epithelium। यहाँ पे जो सुपरफिशियल सेल्स जो होंगी उनकी शेप क्या होगी? सुपरफिशियल सेल्स आर क्यूब शेप्ड। सुपरफिशियल सेल्स वो सेल्स हैं जो कहाँ में होंगे? सुपरफिशियल लेयर मींस टॉप लेयर के अंदर। ठीक, उनका मेन काम क्या होगा? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें कहाँ मिलेंगे? इट्स फाउंड इन इनर सरफेस ऑफ सलिवरी ग्लैंड। उसके अलावा ये हम देखते हैं स्वेट ग्लैंड्स के अंदर, इट्स आल्सो फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स। उसके बाद स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम जो सुपरफिशियल सेल्स होंगी,
superficial cells, they are columnar in shape, means they are long and slender. ठीक, जो स्ट्रेटिफाइड कॉलर एपिथेलियम है, अगर उसके एपिकल सरफेस पे सीलिया मौजूद होगा तब जाके हम क्या बोलेंगे, सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलर एपिथेलियम। अगर सीलिया मौजूद नहीं है तब जाके हम क्या बोलेंगे, नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलर एपिथेलियम। उसकी कितने टाइप्स है, दो, सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड कॉलर एपिथेलियम एंड नॉन सीलिएटेड stratified columnar epithelium. Stratified columnar epithelium means यहाँ पे cilia क्या होगा, present होगा, cilia is present. Location क्या होगी, it's found in uterus. ठीक, उसके अलावा larynx में भी हम ciliated stratified squamous epithelium देखते हैं। नॉन सीलिएटेड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के अंदर सीलिया मौजूद नहीं होते, सीलिया इज एब्सेंट, देयर इज एब्सेंस ऑफ सीलिया। डिस्टल पार्ट ऑफ इज फाउंड इन डिस्टल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। ठीक, नाउ उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम, कवरिंग एंड लाइनिंग्स खत्म। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। नाउ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम कॉलमनर या क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं किस चीज के लिए, सिक्रेशन के लिए। तो तब जाके क्या बन जाता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सम कॉलमनर, राइट डाउन, सम कॉलमनर एंड क्यूबोइडल सेल्स become specialized for secretion। उस एपिथेलियम को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, ऐसे कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मींस सिंगल सेल से बना हुआ है, formed of single cell, is formed of multiple cells। तो यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम हम कहाँ देखते हैं, कॉलमनर सेल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसमें लिखो कॉलमनर सेल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। उनके अंदर क्या होता है, गॉबलेट सेल्स, हैव गॉबलेट सेल्स which secrete mucus। ठीक, मल्टीसेल्युलर मींस एग्जांपल गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या पिनियस सेल्स में एग्जांपल आ जाएगा, यूनिसेल्युलर ग्लैंड में beneath cells। This is on the basis of number of cells. Then second classification is on the basis of presence or absence of ducts। तो ग्लैंड एपिथेलियम के कितने टाइप्स हैं, तो हमारे पास तीन किस्म की ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन।
इट्स आल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर डक्ट्स नहीं होते, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स। इनकी जो सिक्रेशन होती है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक, सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज हार्मोन्स। क्या बोलेंगे बेटा? हार्मोन्स। व्हाट आर हार्मोन्स? द सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, इनका जो टारगेट साइट होगा, जिस साइड पे हार्मोन को एक्शन करना होगा, वो ऑरिजिन से दूर होगा। ठीक, टारगेट साइट इज दिस is away from its origin. एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिखो पिट्यूटरी ग्लैंड। देन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये वो ग्लैंड्स होते हैं जिनके अंदर डक्ट्स होते हैं, दे आर डक्ट ग्लैंड्स। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रेशन निकलेगी उस सिक्रेशन को हम बोलते हैं एंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, सिक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज हार्मोन, सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज एंजाइम्स। जो टारगेट साइट होगी, टारगेट साइट इज नियर बाय, टारगेट साइट इज नियर, टारगेट साइट इज नियर। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल सिलिवरी ग्लैंड। देन हेटेरोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड, ये वो ग्लैंड है जिसके अंदर हेटेरोक्राइन पार्ट भी है, एंडोक्राइन पार्ट भी है। एग्जांपल पैनक्रियास। ठीक, नाउ ऐसा समझ आया? This is classification on the basis of process of releasing the secretion, process of releasing the secretion, इसके कितने टाइप्स हैं? 3। It has 3 types. One is murocrine gland, apocrine gland, and holocrine gland. We have 3 types of glands on the basis of process of releasing their secretion. पहला ग्लैंड जो है that is murocrine glands. ये है हमारे पास एक इपिथेलियल सेल, यानी सिक्रेटरी सेल। क्या है तेरा? secretory cell. Secretory cell means it's a gland cell, ठीक, which secretes something. Murocrine gland जो है, इसमें क्या है, जो secretory cell है, इसमें क्या है, apical portion, ठीक। secretory cells जो है ये अपनी secretion secrete करते हैं, they secrete their secretion by diffusion, ठीक। secrete their secretion by diffusion। तो म्यूरोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जो अपने सिक्रेशन को सिक्रेट करते हैं बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कोई भी हिस्सा डिस्टर्ब नहीं हो जाता, नो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, नो पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज डिस्ट्रॉयड, ठीक। उसके बाद एपोक्राइन ग्लैंड्स, यहां पे क्या होता है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो होगा,
सिक्रेटरी प्रोडक्ट एपिकल पोर्शन में एक्युमुलेट किया जाएगा। ठीक, सिक्रेटरी प्रोडक्ट जो है वो एपिकल पोर्शन में एक्युमुलेट किया जाता है। उसके बाद जब डिस्चार्ज करना होता है तो यहाँ पे एपिकल पोर्शन जो है वो शेड हो जाता है। ठीक, इस तरह एपिकल पोर्शन, एपिक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिसके अंदर सिक्रेटरी प्रोडक्ट को जमा किया जाता है, इज एक्युमुलेटेड, इज कलेक्टेड इन apical portion of cell, and then apical secretion is released along with apical portion। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, मेमोरी ग्लैंड। ठीक, तो हमारे पास कितने ग्लैंड्स हैं? 3, म्यूलोक्राइन, एपोक्राइन एंड होलोक्राइन। तो म्यूलोक्राइन ग्लैंड में आप एग्जाम्पल लिखो टियर ग्लैंड्स, इसमें आएगा टियर ग्लैंड, इसमें आएगा मेमोरी ग्लैंड्स। इनके साथ होलोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन इज शेड along with whole cell, मीन्स यहाँ पे पूरा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल इज सेबेशियस ग्लैंड। ठीक, नाउ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मेमोरी ग्लैंड इज which type of ग्लैंड? पहला ऑप्शन होलोक्राइन, ऑप्शन बी एपोक्राइन, ऑप्शन सी म्यूलोक्राइन, ऑप्शन डी एक्सोक्राइन। तो आंसर विल बी, आंसर क्या आएगा? एपोक्राइन। ठीक,